नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी पर आधारित। तो जो सीटेट के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसकी हम बात करेंगे। तो ये कक्षा 6 का जो इतिहास है उसका 5वां वीडियो है। देखो, हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। याद रहेगा, हर्षवर्धन हर्षचरित। मगध और बंगाल को जीतना हर्ष की सबसे बड़ी सफलता थी। तो जो चीनी यात्री था ह्वेंसांग भी काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में आया था और ये 7वीं शताब्दी में आया था चीनी यात्री ह्वेंसांग जो था। और आपको ध्यान देना है कि चीनी यात्री ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया? 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। और जो फायान था, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था और ह्वेंसांग किसके में आया था? हर्षवर्धन के में आया था। उसके बाद देखिए पल्लव राजवंश। इनकी राजधानी कांचीपुरम और राज्य कांचीपुरम से लेकर कावेरी तट नदी के डेल्टा तक। और सभाएं क्या थीं? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को सभा कहते और गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उर, और व्यापारियों के संगठन को नगरम। तो ये अलग अलग नाम थे। जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उसको सभा कहते थे और गैर ब्राह्मण जो थे अगर उनका संगठन था उसको उर कहते थे और व्यापारियों का संगठन जो था नगरम। अब चालुक्य राजवंश, इसकी राजधानी ऐहोल। पहले ये व्यापारिक केंद्र थी, बाद में धार्मिक केंद्र बन गई। कौन सी? चालुक्य राजवंश की जो राजधानी ऐहोल है, पहले व्यापारिक केंद्र थी, बाद में धार्मिक केंद्र बन गई। और राज्य कहाँ? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित। जो ये राज्य था चालुक्य वंश का, राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित। और प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। तो पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति है इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। तो रवि कीर्ति द्वारा जो रचित है दरबारी कवि, उसमें क्या है? उसमें नाम है उसका पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति और इसमें 4 पीढ़ी के बारे में चर्चा की गई है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती है। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, जिसको मुख्य बैंकर, सार्थवाहा व्यापारियों के काफिले का नेता और प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार आदि प्रधान होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती है। हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश थे, महादंड नायक थे तथा साथ ही वह कुमार मात्य महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। तो हरिसेन कौन थे? अपने पिता की तरह महादंड नायक थे और मुख्य न्यायाधीश थे, साथ ही वह कुमार मात्य यानी कि महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। महत्वपूर्ण मंत्री को कुमार मात्य कहते थे। प्राचीन समय में राजा सामंत भी रखते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिकों सहायता के साथ साथ युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। जो राजा के लिए हथियार जुटाते थे उनको सामंत कहते थे। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है और ये क्या है? दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये दुष्यंत नामक एक राजा है और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा है। मतलब मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब जो है यातायात का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। अरब में घुमक्कड़ कबीले के लोगों को बदुइन कहते हैं। जो अरब में घूमने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? बदुइन कहते थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की और इस्लाम ने अल्लाह को सर्वोपरि माना है। आप अच्छे से जानते हैं। लौह स्तंभ, इसका निर्माण 1500 साल पहले महरौली दिल्ली में
कुतुब मीनार के परिसर में हुआ। जो मेहरौली है कहाँ पर, ये लौह स्तंभ का निर्माण कहाँ हुआ, 1500 साल पहले मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में हुआ। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसमें चंद्र नामक शासक का जिक्र है। वो कह सकते हैं कि चंद्र नामक शासक का जिक्र किसमें है, लौह स्तंभ में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है। सभी स्तूपों में एक छोटा डिब्बा रखा जाता है जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख, उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते हैं, जिसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्तूप का मतलब क्या होता है, टीला होता है। और इसमें क्या होता है, जो बुद्ध होते हैं और उनके अनुयायी होते हैं, उनके शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या कोई भी मतलब प्रयोग की गई कोई चीज़ या कीमती पत्थर या सिक्के रख देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं। प्रदक्षिणापथ। प्रदक्षिणापथ क्या होता है, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बना एक गोलाकार पथ। जो स्तूप होते हैं उनके चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, एक गोलाकार जो पथ होता है उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इसके चारों ओर रेलिंग लगी है जिसे वेदिका कहते हैं। तो जो स्तूपों के चारों परिक्रमा के लिए एक गोलाकार पथ है उसको प्रदक्षिणा पथ, और चारों ओर जो रेलिंग लगी है उसे वेदिका कहते हैं। ये पता होना चाहिए। गर्भगृह मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। गर्भगृह में क्या होता है, देवी या देवता। आपने सुना होगा कि गर्भगृह में मूर्ति रखी गई। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं। गर्भगृह में मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं। मंडप, मंदिरों में एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, उसे मंडप कहते थे। मंदिरों में एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर, जो महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर हैं, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता है। ये एक बड़ी बात है कि जो मंदिर है बिल्कुल एक ही पहाड़ी से तराश कर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें एकास्म कहा जाता है। देखिएगा ये महाबलीपुरम का जो मंदिर है बिल्कुल एक ही पहाड़ी से बनाया गया है, इसलिए इसको एकास्म कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, बड़ी बात है कि भाई एक ही पहाड़ी से जो है। उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिल इमारत को बनाया गया। एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिल इमारत बनाया गया। 2 मंजिली इमारत आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा का जैन मठ है। अगर आपसे पता करें कि 2 मंजिली इमारत को बनाया गया, पहाड़ी को खोदकर, एक ही पहाड़ी को खोदकर। और ये क्या था, जो महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर है, ये एक ही विशाल पहाड़ी से बनाया गया। देखिएगा आप ये, और ये क्या है, एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। अजंता की गुफाओं में बने चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। जो अजंता की गुफाओं में बने चित्र हैं ना, उन पे जो रंग हैं 1500 वर्ष के बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिज से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए, पौधों और खनिज से बनाए गए। तो पता कर सकते हैं कि भाई किसके रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। क्यों चमकदार हैं, पौधों और खनिजों से बनाए गए हैं। बड़ी बात है। प्रसिद्ध तमिल काव्य, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की हम बात करते हैं। शिलप्पदिकारम, इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नामक के एक व्यापारी की कहानी है। तो कह सकते हैं कि भाई जैसे क्वेश्चन आ गया कि तमिल महाकाव्य कौन सा है, शिलप्पदिकारम, इसकी रचना किसने की, ये भी कह सकते हैं इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। मणिमेखलई, इसको सत्यनार द्वारा लिखा गया और इसमें कोवलन और तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन तथा माधवी जो है उस बेटी की कहानी है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां हैं। पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि ने। आपको अच्छे से पता है
महाभारत किसने? व्यास ने। पुराण किसने? व्यास ने। और रामायण किसने? वाल्मीकि ने। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ पंचतंत्र तथा जातक कथाएं हैं। जो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ हैं वो पंचतंत्र हैं और जातक कथाएं हैं। तो पंचतंत्र में एक चर्चा की गई है कि भाई जैसे उसमें ज़्यादातर पंचतंत्र में वो कहानियाँ हैं कि पढ़ाई सैद्धांतिक ना होकर प्रैक्टिकल। जैसे एक राजा ने कहा था कि भाई मेरे बच्चों को आप शिक्षा कम से कम समय में दें, तो उनको क्या है, सैद्धांतिक ना देकर प्रैक्टिकल जो है काम कराया था। तो 5-6 महीने में ही उनको पूरा अभ्यास के द्वारा सिखा दिया था। तो इस तरह की कहानियाँ इसमें हैं। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। जो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। क्योंकि ये आपको ध्यान देना है कि कह सकते हैं कि आर्यभट्ट ने संस्कृत में कौन सी किताब लिखी? आर्यभट्टियम। या वो कह सकते हैं आर्यभट्टियम जो किताब है किसने लिखी? हम कभी सोच ही नहीं सकते कि भाई वो तो एक गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर चक्कर काटती है उस वजह से दिन और रात होते हैं। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के चिन्ह का आविष्कार किया। जो भारत के गणितज्ञ थे शून्य के चिन्ह का आविष्कार किया। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। अगर आपसे पता किया जाए कि भाई कहाँ के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे? रोम के निवासी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहले थे चरक। इनके द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक पुस्तक है। इन्होंने चरक संहिता नाम से औषधि शास्त्र की एक पुस्तक है। एक थे सुश्रुत। इनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन है। तो आपको पता होना चाहिए चरक ने क्या लिखा, सुश्रुत ने क्या लिखा। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। जो कागज का आविष्कार है कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। 1900 साल पहले हुआ था। तो देखिए ये इस तरह से दोस्तों 20 क्वेश्चन थे आपके लिए जो कि महत्वपूर्ण थे। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है NCERT आधारित, जो आपका जूनियर लेवल का पेपर होता है कक्षा 6 से 8 तक का CTET का। तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अभी तक ये 5वां वीडियो था। तो कक्षा 6 के जो हमारे अतीत प्रथम कक्षा 6 के लिए इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है वहाँ से ये 5 वीडियो मैं उसी किताब से महत्वपूर्ण बिंदु को लिया है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, उनका भी भला हो जाए। और कोई कमेंट्स हो, मतलब मेरे लिए कोई मोटिवेशन, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए